यूनिट होता है, मतलब कि स्टॉक एक कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अगर कोई एक कंपनी का स्टॉक खरीद लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी उस कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप खरीद रहा है, छोटा सा मालिकाना हक खरीद रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप YouTube के 50% स्टॉक खरीद लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप 50% YouTube के मालिक बन जाओगे। शेयर होल्डर, जिनके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं, चाहे वो शेयर फिजिकल फॉर्म में हो यानी कि कागजी रूप में हो या डीमेट फॉर्म में हो। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद शेयर होल्डर के पास उस कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का और उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार मिल जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, वो जगह जहां पर लोग शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को बांटती हैं। जिसके पास जितने शेयर्स रहेंगे उनको उसी हिसाब से डिविडेंड मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि SBI कार्ड हर शेयर पर 2.5 रुपए का डिविडेंड देगी, तो इसका मतलब यह है कि जिन भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसे 2.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। पब्लिक कंपनी, इस तरह की कंपनी की ओनरशिप पब्लिक में बटी होती है। हम जैसा कोई भी आम पब्लिक में से आदमी इस कंपनी के शेयर को खरीद कर इस कंपनी का मालिक बन सकता है, इसलिए इस तरह की कंपनी को पब्लिक कंपनी कहते हैं। बुल मार्केट, बियर मार्केट, जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जाए तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, और इसका ठीक उल्टा जब किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस लगातार गिरता जाए तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। ये दोनों ही नाम इन दोनों ही जानवरों के मारने के स्टाइल के ऊपर रखे गए हैं। स्टॉक स्प्लिट, जब कोई पब्लिक कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर को यानी कि पहले से जो उनके पास शेयर है उस शेयर प्राइस को कम कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग पहले से इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनके पास जो शेयर होते हैं वो नंबर्स में बढ़ जाते हैं, लेकिन उन शेयर्स का शेयर प्राइस घट जाता है। मान लो कोई कंपनी 2:1 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने वाली है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक शेयर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। मान लो मैं इस कंपनी का पहले से ही शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर हैं और हर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो 2:1 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे 1000 शेयर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो मेरे 1000 शेयर 2000 में बदल जाएंगे, लेकिन अब उन शेयर की कीमत आधी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपए से वो 50 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहले मैं इस कंपनी के 1000 शेयर का मालिक था और अब मैं इस कंपनी के 2000 शेयर का मालिक हूँ। कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है ताकि वो उस कंपनी के शेयर प्राइस को ज्यादा अफोर्डेबल बना सके और लिक्विडिटी बढ़ा सके। बोनस शेयर, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यानी कि जिन लोगों ने पहले से उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं उन्हें फ्री में एडिशनल शेयर देती है, यानी कि फ्री में और भी शेयर्स देती है, तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर होते हैं उसी हिसाब से उन्हें बोनस शेयर मिलते हैं। राइट शेयर, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर डिस्काउंटेड रेट पर खरीदने का अधिकार देती है यानी कि राइट देती है तो उसे राइट शेयर कहते हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास उस कंपनी के नए शेयर्स को डिस्काउंट पर खरीदने का या नहीं खरीदने का अधिकार होता है। मार्केट कैप, मार्केट कैप किसी भी कंपनी की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंपनी कितनी बड़ी है इस बात का पता हमें मार्केट कैप को देखकर चलता है। जैसे यहाँ पर SBI बैंक का मार्केट कैप लगभग 6,75,000 करोड़ का दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पूरे बैंक को खरीदना चाहता हूं तो मेरे को 6,75,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इस मार्केट कैप का इस्तेमाल कंपनियों के साइज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। लार्ज कैप, ये वो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। ये कंपनियां यूजुअली वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप कंपनीज, ये वो कंपनी होती है जिनकी मार्केट में छोटी वैल्यू होती है। ये कंपनियां यूजुअली नई कंपनियां होती हैं और इनका मार्केट में प्रेजेंस कम होता है, जिसकी वजह से इनमें रिस्क ज्यादा होता है, हालांकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से इसमें अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। मिड कैप, ये वो कंपनियां होती है जो साइज में न ज्यादा छोटी होती है न ज्यादा बड़ी, इनमें ठीक ठाक रिस्क और ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है। वोलेटिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि कितनी तेजी से किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बदलता है। अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस तेजी से बदल रहा है तो उसकी वोलेटिलिटी हाई है, और अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस में ज्यादा बदलाव नहीं हो रहे तो वहां पर वोलेटिलिटी लो है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक दिन में कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए हैं। कैपिटल, ये एक ऐसी फाइनेंस टर्म है जो किसी भी आदमी या कंपनी की वेल्थ या रिसोर्स को रेफर करती है। इस वेल्थ या रिसोर्स का इस्तेमाल यानी कि कैपिटल का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अक्सर पैसे को ही कैपिटल कहा जाता है, लेकिन कोई भी मशीनरी या पेटेंट को भी कैपिटल कहा जा सकता है। लिक्विडिटी, इसका मतलब ये है कि आप कितनी आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदकर या फिर बेचकर उसे कैश में बदल सकते हो। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाती है और पहली बार आम जनता से पब्लिक से पैसे इकट्ठा करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। बबल। देखो, जब लोग किसी भी कंपनी के शेयर को लेकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उस कंपनी का शेयर प्राइस आर्टिफिशियली उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा बढ़ने लग जाता है, उस सिचुएशन को बबल कहते हैं। कुछ समय बाद जब असलियत सामने आती है तो बबल बर्स्ट हो जाता है, जिससे उस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू तक गिरने लग जाता है और कई बार तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी गिर जाता है। ब्लू चिप स्टॉक, ऐसी कंपनियों के स्टॉक जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मार्केट में अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, अच्छे से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और ये कंपनियां वेल नोन होती हैं, यानी कि इन कंपनियों को ज्यादातर लोग जानते पहचानते हैं और ये कंपनियां लगातार कंसिस्टेंट अर्निंग करती हैं, लगातार प्रॉफिट कमाती हैं। ज्यादातर जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो अपने अपने सेक्टर की लीडर होती हैं और ये कंपनियां अक्सर डिविडेंड भी देती हैं। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां लोग करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि रुपी, डॉलर, ऐसी करेंसीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें खरीद बेच सकते हैं। पोर्टफोलियो, किसी भी इन्वेस्टर के सभी इन्वेस्टमेंट्स के कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहते हैं। होल्डिंग्स, जब कोई भी आदमी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है और उसे अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है तो उसे उसकी होल्डिंग्स कहते हैं। इन होल्डिंग्स में किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, कोई एसेट हो सकता है और म्यूचुअल फंड जैसी दूसरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती हैं। इंटरेस्ट, जब आप किसी से लोन लेते हो और वो उस लोन पर आपसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेता है, उस एक्स्ट्रा पैसे को इंटरेस्ट बोलते हैं। हिंदी में इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। बॉन्ड्स, जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन देता है और उसके बदले इंटरेस्ट अर्न करता है तो उसे बॉन्ड कहते हैं। सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टॉक या बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, ऐसे सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिन्हें ट्रेड किया जा सके उन्हें सिक्योरिटीज कहा जाता है। ब्रोकर्स, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर्स नहीं खरीद सकते, इसलिए आपके बिहाफ पर जो स्टॉक मार्केट से आपके लिए शेयर खरीदता है उन्हें ब्रोकर कहते हैं। यूजुअली जो ब्रोकर होते हैं आपके लिए शेयर खरीदने या बेचने के बदले आपसे थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं। आजकल ये जो ब्रोकर होते हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। असेट, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी के पास होते हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ये एसेट कुछ भी हो सकता है, सोना, चांदी, पैसा, किसी कंपनी का स्टॉक, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, जिन्हें आप अपने पास रखते हो इस उम्मीद से कि आगे फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाए और आप उससे पैसे कमा सको। कमोडिटी, ऐसी बेसिक चीजें जो लोगों के बीच में इंटरचेंजेबल होती हैं, यानी कि आपस में एक्सचेंज करी जा सके, जैसे कि अनाज, सोना, चांदी, तेल, गैस। कमोडिटीज ज्यादातर रॉ मटेरियल को ही कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में कमोडिटीज को भी ट्रेड किया जाता है, यानी कि इन सभी चीजों को ट्रेड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन चीजों को बाय और सेल करता है तो उसे कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कहा जाता है। यील्ड, मतलब आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हो उसे यील्ड कहा जाता है। ये स्टॉक मार्केट में यूजुअली परसेंटेज में होती है। जैसे एसबीआई बैंक का डिविडेंड यील्ड 1.5% का है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 1.5% आपको लगभग डिविडेंड के रूप में कमाई होगी। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, एक ऐसी रेशो है जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन का पता लगाने के लिए करते हैं। इस पी रेशो को देखकर यह पता लगाया जाता है कि क्या कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। जैसे एसबीआई का पी रेशो है 10.59। इसका मतलब ये है कि मुझे इस कंपनी में 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए लगभग 10.5 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पी रेशो जितना कम हो उतना बढ़िया हो, लेकिन कई बार पी रेशो मिसलीडिंग हो जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है जो कंपनी पहले प्रॉफिट अर्न करती आ रही है वो फ्यूचर में भी उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगी। इंडेक्स, ये कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स का एक लिस्ट या फिर ग्रुप होता है, मतलब ये कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स का एक कलेक्शन होता है। इन इंडेक्स को देखकर हम इकट्ठे ओवरऑल कई सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की 50 बड़ी बड़ी कंपनियों का कलेक्शन है, जिन्हें देखकर हम इकट्ठे इंडिया की कई सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यूचर्स क्या है? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर और सेलर दो पार्टीज होती हैं जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक असेट को लेकर कि हम भैया इस असेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक डेट पर खरीदेंगे। यहाँ पे जो बायर और सेलर होते हैं इन दोनों की ऑब्लिगेशन होती है कि भैया बायर को वो असेट खरीदना ही पड़ेगा और सेलर को वो असेट बेचना ही पड़ेगा एक्सपायरी डेट पर। वो दोनों ही इस एग्रीमेंट से मुकर नहीं सकते। वहीं देखो ऑप्शंस क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी स्पेसिफिक असेट को किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर निश्चित समय तक खरीदने का अधिकार देती है, राइट देती है, उसे ऑप्शंस कहते हैं। मतलब कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उस शेयर को खरीदे या ना खरीदे, उनके पास तो ये राइट है, लेकिन ऑप्शन सेलर को वो एसेट बेचना ही पड़ेगा एक्सपायरी डेट पर अगर ऑप्शन बायर खरीदना चाहे तो।
अगर ऑप्शन बायर नहीं खरीदना चाहता उस एसेट को तो कोई बात नहीं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेन यही होता है, ऑप्शन बायर के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन ऑप्शन सेलर की ऑब्लिगेशन होती है ऑप्शंस के अंदर। अब देखो इसमें भी दो होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को अलाउ करता है उस ऑप्शन को एक्सपायरी डेट तक खरीदने के लिए, उसको राइट दे देता है। पुट ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शन होल्डर को उस एसेट को एक्सपायरी डेट तक बेचने का राइट दे देते हैं। ईटीएफ्स में बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, मतलब कई सारे स्टॉक्स का बास्केट बना होता है जो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ईटीएफ का अपना प्राइस होता है जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। ईटीएफ के अंदर कई सारी सिक्योरिटीज हो सकती है, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, या कमोडिटीज हो गई, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज का एक कलेक्शन होता है ईटीएफ। ईटीएफ में कई सारी कंपनियों के स्टॉक हो सकते हैं, विदेशी कंपनियों के भी स्टॉक हो सकते हैं। लायबिलिटीज, देखो लायबिलिटीज किसी इंसान या किसी कंपनी की उधारी को दर्शाती है, मतलब जितनी लायबिलिटी होगी उतना ही उस कंपनी को या उस आदमी को कर्जा चुकाना होगा। लायबल का देखो मतलब होता है जिम्मेदारी, तो मतलब वो उस उधार को चुकाने के लिए लायबल है, यानी कि जिम्मेदार है, इसलिए इसे लायबिलिटीज बोलते हैं। पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक्स ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है। अक्सर इन कंपनियों का शेयर प्राइस 5 से 10 रुपए 20 रुपए तक ही होता है। ऐसी कंपनियों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेवरेज, स्टॉक मार्केट के नजरिए से लेवरेज वो पैसा होता है जो ब्रोकर हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए देता है, जिससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम ज्यादा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हालांकि इसकी वजह से हमें लॉस भी ज्यादा हो सकता है। ये एक तरह से उधार ही होता है। इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल हम महंगाई को दर्शाने के लिए करते हैं। जब किसी भी देश में सामानों का या सर्विसेज का प्राइस बढ़ता जाए या बढ़ने लग जाए और उस कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाए, तब हम इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लेशन में हमें वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं क्योंकि उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। अक्सर हम इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, जैसे 5% इन्फ्लेशन, 10% इन्फ्लेशन। 5% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि इस साल महंगाई 5% से बढ़ी है। बैलेंस शीट, ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो किसी कंपनी के असेट, लायबिलिटीज और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दर्शाती है। लायबिलिटीज का मतलब कि उस कंपनी को कितने पैसे चुकाने हैं, असेट मतलब उस कंपनी के पास कितना सामान है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये हमें पता चलता है कि उस कंपनी में हम जैसे कितने इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट करके उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वो अमाउंट हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में दिखाता है। तो बैलेंस शीट क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बताती है कि इस साल इस कंपनी में कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। बिड का मतलब होता है एक बायर किसी स्टॉक को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकता है, उसे बिड कहते हैं। आस्क, एक सेलर किसी भी चीज को बेचने के लिए कम से कम कितने पैसे लेगा, उसे आस्क कहते हैं। ब्लैक स्वैन एक फाइनेंशियल टर्म है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को डिस्क्राइब करती है जिसकी वजह से किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गई, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसकी वजह से शेयर प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा गिर जाए, तो हम इस सिचुएशन को ब्लैक स्वैन कहते हैं। डेड कट बाउंस, जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लग जाए और फिर थोड़े समय के लिए थोड़ा सा शेयर प्राइस बढ़े, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसके बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस और तेजी से गिरने लग जाता है और ज्यादा गिर जाता है, तो उस सिचुएशन को डेड कट बाउंस कहते हैं। वेल, ये एक फाइनेंशियल टर्म होती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत पैसा होता है, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर वो लोग एकदम से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो शेयर प्राइस एकदम से बढ़ जाता है, और अगर वो लोग पैसा निकाल दे तो घट जाएगा। ये नाम इन इन्वेस्टर को इसलिए दिया जाता है कि जैसे समुद्र में वेल जब चलती है तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसी तरह से जो इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए इन्हें वेल्स कहा जाता है। पंप एंड डंप, ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसके अंदर किसी सस्ती कंपनी के शेयर को टारगेट किया जाता है और उस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं। इसके बाद वो लोग उस कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज फैलाते हैं, अच्छी खबरें फैलाते हैं। ऐसी अच्छी खबरें फैलाकर कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिट देगी, रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो भी उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उस कंपनी के शेयर को बेच देते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस में एकदम से डिप आने लग जाता है, डंप आने लग जाता है और रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। तो पंप मतलब उन्होंने गलत न्यूज फैलाकर उस कंपनी के शेयर को बढ़ाया, और डंप मतलब जैसे उन्होंने उस कंपनी के शेयर को बेच दिया तो उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया। पैनिक सेलिंग,
जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस किसी न्यूज की वजह से या अफवाह की वजह से, किसी भी गलत न्यूज की वजह से गिरने लग जाए और जो उस कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं वो उस न्यूज की वजह से पैनिक होकर उस कंपनी का शेयर जल्दी से बेच देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस और भी गिरने लग जाता है, तो उस सिचुएशन को पैनिक सेलिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो घबरा के अपने शेयर बेच देता है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस और भी गिर जाता है। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्टिंग एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर ट्रेडर ब्रोकर से किसी भी कंपनी के स्टॉक को बोरो करके उसे करंट प्राइस पर बेच देता है, और जैसे ही उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है वो उस कंपनी के शेयर प्राइस को खरीद लेता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उसने पहले हाई प्राइस पर बेचा और बाद में उसे लो प्राइस पर खरीद लिया। लेकिन देखो इसमें कई बार उल्टा भी हो जाता है। मान लो अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरने की जगह बढ़ जाए तो इस सिचुएशन में क्योंकि उसने पहले से ही वो शेयर सेल कर दिए हैं, बाद में उसे जब बाय करना होगा तो उसे हाई प्राइस पर बाय करना होगा, जिसकी वजह से उसे लॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल जब भी किया जाता है जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरे। ठीक है।